नमस्कार दोस्तों। लास्ट के लेक्चर में हमने यूपीएससी सीएपीएफ में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आए थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने उन दो वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको उन दोनों वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आए, डिफिकल्टी लेवल क्या था। मैंने सेट डी लिया है। सेट डी का क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, यानी भारतीय संघवाद की कौन सी विशेषता नहीं है। पहला बोला गया है कि कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो कोर्ट्स होती है वो संविधान को इंटरप्रेट कर सकती है और सरकार के जो विभिन्न स्तर के जो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उसे भी एक्सप्लेन कर सकती है, इंटरप्रेट कर सकती है। दूसरा बोला गया जो यूनियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगी और जो स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू होगी उनके सोर्सेज को भी स्पेसिफाई किया जा सकता है। तीसरा बोला जा रहा पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान के अंदर जो यूनियन यानी संघ और जो राज्य है उनकी शक्तियों को स्पेसिफाई किया गया है। चौथा बोला गया भारतीय संघवाद सेपरेशन ऑफ पावर पर आधारित है। आपको ये बताना है, अगर आपको ये पता है कि सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर में क्या डिफरेंस है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा ना। सवाल ये उठता है कि सेपरेशन ऑफ पावर का क्या अर्थ है। सो सेपरेशन ऑफ पावर्स रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जुरिस्डिक्शन अमॉन्ग गवर्नमेंट ऑर्गन्स, यानी जो सरकार के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जैसे लेजिस्लेटिव हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई, जुडिशरी हो गई, इनमें जो सेपरेशन किया जाएगा, पावर्स को विभाजित किया जाएगा, वो सेपरेशन ऑफ पावर कहलाता है। इसी के विपरीत अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर की, तो डिवीजन ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि जो सरकार के विभिन्न स्तर होते हैं जैसे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल लेवल की गवर्नमेंट, इनमें पावर का डिवीजन कर दिया जाता है। फिर से समझ सेपरेशन ऑफ पावर के तहत लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में सरकार के दायित्वों को 3 ब्रांचेज में डिवाइड किया जाता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसका अर्थ होता है यूनियन, स्टेट और लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट के पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो कहलाता है डिवीजन ऑफ पावर। नाउ ये समझिए कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो जिन देशों में अपनाया गया है जैसे यूएसए, वहाँ पे ये यूज़ होता है। जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो भारत के संविधान के अंदर, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है, इसलिए भारत के संविधान के संघवाद का एक इंपॉर्टेंट ढांचा है डिवीजन ऑफ पावर। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेपरेशन ऑफ पावर के तहत लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जबकि डिवीजन ऑफ पावर की जब हम बात करते हैं तो सरकार को विभिन्न स्तर पे डिवाइड किया जाता है उनके पावर को। यह है डिवीजन ऑफ पावर। और इंडिया के अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है डिवीजन ऑफ पावर, ना कि सेपरेशन ऑफ पावर। चूंकि हमें यहाँ पे बताना था कि कौन सा पार्ट नहीं है तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर ना होकर के डिवीजन ऑफ पावर है। अगेन ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आपको पूरी क्लैरिटी है तो ही आप इससे आंसर कर पाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत के संविधान में कहीं भी सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र नहीं है। अगर हम बात करें आर्टिकल 50 की, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, इसमें बोला गया इट प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल टेक अ स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, यानी जो स्टेट है वो ये प्रयास करेगा कि जो जुडिशरी है उनके पावर्स को एग्जीक्यूटिव के पावर से सेपरेट किया जाए। यानी यहाँ पे भी सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन और भी जगहों पे जैसे आर्टिकल 53 पे, 154 पे, यानी जहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर की बात की जाती है तो वहां पे भी एक्सप्लिसिटली इन्हें डिवाइड किया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं फेडरलिज्म की तो ये फेडरलिज्म इंडियन फेडरलिज्म का पार्ट नहीं माना जाएगा। इंडियन फेडरलिज्म की अगर हम जब पार्ट की बात करते हैं तो डिवीजन ऑफ पावर क्लियर कट देखने को मिलेगा। क्या हमारे संविधान के अंदर डिवीजन ऑफ पावर है? ऑफ कोर्स है। आर्टिकल 246 जिसके अंदर 7th शेड्यूल दिया गया है उसमें बताया गया है कि जो लेजिस्लेटिव पावर है उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में। और यही जो है वो डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है ना। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। बोला गया है द फीचर्स ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म सिस्टम आर, यानी भारत के संघवाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। हमारे पास फर्स्ट नंबर में है डिवीजन ऑफ पावर, दूसरा है सेपरेशन ऑफ पावर, तीसरा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, चौथा है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, पांचवा है अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि कौन कौन से भारत के संघवाद की विशेषताएं हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला में है 235, दूसरा है 145, तीसरा है 125 और चौथा है 135। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है धीवेही इज अ प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज। देखिए धीवेही ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये करंट में भी चल रहा था। इसका आंसर है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में धीवेही भाषा को काफ़ी प्रमुख रूप में बोला जाता है। और जो कंट्रीज़ हो गई जैसे मॉरिशस में भी धीवेही भाषा को बहुत ज़्यादा बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग लक्षद्वीप है। अगर आपने ये रीजन भी पढ़ा होगा कि मॉरिशस वाले जो रीजन है वो लक्षद्वीप से ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है रादर देन पुदुचेरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के। हालांकि ये टफ क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सोर्स ऑफ लॉ ऑफ इंडिया, यानी भारत में कानून के स्रोत कौन कौन से माने जाते हैं। पहला है भारत का संविधान, दूसरा है स्टैट्यूट्स, तीसरा बोला गया कस्टमरी लॉ, चौथा है केस लॉ। तो यहाँ पे चारों ही आपको लॉ देखने को मिलेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों अगर इस सवाल के अंदर कन्फ्यूज़न आ सकती थी तो इस बात को लेके कि क्या कस्टमरी लॉ हमारे संविधान में लॉ की श्रेणी में आएगा या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ, ये आएगा, क्योंकि कस्टमरी लॉ उस तरह के लॉ डिफाइंड होते हैं जो कि ह्यूमन एक्शन के द्वारा, ह्यूमन एक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग डिफाइन किए गए हैं, लेकिन इन्हें कोर्ट्स के द्वारा भी अडॉप्ट किया जाना चाहिए। और यानी एक पॉलिटिकल सोसाइटी एज अ होल जो जिसे अडॉप्ट कर लेती है वो कस्टमरी लॉ कहलाती है, जो कि इंडियन लॉ के अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये सोर्स माना जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे वो चारों ही है, 1, 2, 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इज आर करेक्ट, यानी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे में आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। पहला बोला गया राज्यसभा में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं लोकसभा के मुकाबले। दूसरा बोला गया जो कमेटी के चेयरपर्सन होंगे उन्हें लोकसभा के स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। दोस्तों इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी से अक्सर ही सवाल आते हैं। हरियाणा सिविल सर्विसेज जो कि अभी रिसेंटली हुआ और जम्मू कश्मीर पीएससी, उन दोनों में ही कमेटी से सवाल आए हैं। हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को। देखिए इसे 1964 में कृष्णा मेनन कमेटी के द्वारा क्रिएट किया गया था। स्टार्टिंग में 15 मेंबर थे, 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से, लेकिन फिर इसकी कॉम्पोजिशन को बढ़ा करके 22 कर दी गई, जिसमें से 15 जो है वो लोकसभा से देखे जाते हैं और 7 राज्यसभा से। जैसा कि एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन जैसा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में देखने को मिलता है, जिसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, वैसे ही कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में भी देखने को मिलती है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि एस्टिमेट कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं और किस सदन से आते हैं, लोकसभा से या राज्यसभा से। आगे देखते हैं, जो कमेटी के मेंबर्स होंगे उसे पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। हर साल ये इलेक्शन होगी और इसका सिस्टम क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आगे अगर हम बात करें क्या मिनिस्टर को बनाया जा सकता है मेंबर, बिल्कुल नहीं, इस कमेटी में मिनिस्टर्स को एज अ मेंबर शामिल नहीं किया जा सकता है। आगे बोला गया जो कमेटी के चेयरमैन होंगे उसे किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, उन्हीं मेंबर्स में से जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से चुने जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि राज्यसभा को इसमें जो पावर है वो कम दी गई है, क्योंकि राज्यसभा से कभी भी चेयरमैन को अपॉइंट नहीं किया जाएगा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर। ना अगर हम बात करें सवाल के अंदर तो क्या ज़्यादा मेंबर राज्यसभा में होते हैं या लोकसभा में, और यहाँ पे हमें बोल दिया गया देयर आर मोर मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा देन लोकसभा। ये तो गलत है, हमने देखा कि लोकसभा में ज़्यादा होते हैं और राज्यसभा में कम, लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 7। सेकंड की अगर बात करें, द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। हमने देखा चेयरपर्सन को लोकसभा के स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, लोकसभा के मेंबर्स में से ही, यानी राज्यसभा के मेंबर्स इस कमेटी के चेयरपर्सन नहीं बनाए जा सकते। तो अब हमें करेक्ट पूछा गया है, तो फर्स्ट तो गलत है बट सेकंड यहाँ पे बिल्कुल सही है, हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आप सेट डी के नंबर को भी देख सकते हैं कि कौन से नंबर का सवाल है। बोला गया कोठारी कमीशन को भारत सरकार के द्वारा एजुकेशनल सेक्टर में काम करने के लिए किस ईयर अपॉइंट किया गया था। यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिर ऑप्शन डी 1964। बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, तो अगेन ये टफ सवाल बन जाता है, बट चूंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा चर्चा में थी तो अगेन ये कोठारी कमीशन भी अगेन चर्चा का विषय था। 14 जुलाई 1964 को इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और जो चेयरमैन थे इसके वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के भी चेयरमैन रह चुके थे। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड द इंसर्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने किस भारत के संविधान में किस प्रोविजन को शामिल करने की बात की थी, अनुशंसा दी थी। डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, फंडामेंटल ड्यूटीज, नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन मेंबर टू द लोकसभा या राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। इजी क्वेश्चन है, सबने पढ़ा हुआ होगा इसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारत के संविधान में शामिल किया गया तो ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर ही किया गया था। ये अगेन ये PYQ है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया और ये सरल सवाल है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, ये सिविल सर्विसेज 2014 में पूछा गया है। बोला जा रहा है कि कौन कौन से जो फंक्शन है वो कैबिनेट सेक्रेटरीट के होते हैं। पहला बोला गया प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग, यानी कैबिनेट मीटिंग के लिए एजेंडा को तैयार करना। दूसरा बोला गया सेक्रेटरियल असिस्टेंट ऑफ टू द कैबिनेट कमिटीज, यानी कैबिनेट कमेटी को सेक्रेटरीट सहायता प्रदान करना।
तीसरा यहाँ पे बोला गया है एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्रीज, यानी मिनिस्ट्रीज को वित्तीय रिसोर्सेज एलोकेट करना। तो ये जो काम है थर्ड वाला, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का काम है, ना कि कैबिनेट सेक्रेटरीट का। तो थर्ड यहाँ पे गलत है और बाकी के दोनों सही है। ये सिविल सर्विस 2014 का क्वेश्चन था, कैबिनेट सेक्रेटरीट पर ये सवाल पूछा गया था। तो बाकी के दोनों बिल्कुल करेक्ट है। कैबिनेट मीटिंग के एजेंडा का निर्माण करना काम होगा ही डेफिनेटली, और कैबिनेट कमिटीज़ के सेक्रेटरियल सहायता भी प्रदान करना। नाउ अगर अब बात करें इस सवाल की, तो कौन कौन से फंक्शन है? इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन करना, ये तो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आप सेकंड देखें, मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशन इन द कंट्री, तो ये थोड़ा एक्सट्रीम सिचुएशन लगता है कि क्राइसिस सिचुएशन को कैसे मैनेज करेगा। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली आ चुके हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट के ऑफिशियल वेबसाइट में। अगर आप यहाँ पे देखें कैबिनेट सेक्रेटरीट के ऑफिशियल वेबसाइट में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैबिनेट सेक्रेटरीट एंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर आर केप्ट इन्फॉर्म ऑफ द मेजर एक्टिविटीज ऑफ ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट बाय मीन्स ऑफ मंथली समरी। उसके बाद बोला गया मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशन इन द कंट्री एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज इज सच अ सिचुएशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट। यानी कैबिनेट सेक्रेटरीट का एक और महत्वपूर्ण कार्य यह है कि देश के अंदर मेजर क्राइसिस सिचुएशन है उन्हें मैनेज करना। इसके अलावा इसी वेबसाइट में लिखा गया है कि इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन को भी इंश्योर करने का कार्य ये करती है। हालांकि जब भी इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं तो जनरली करेक्ट ही होते हैं, बट फिर भी हमने कंफर्म कर लिया है ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है। हमारा आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। अगला सवाल देखिए, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया, सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी जो मंत्री परिषद होता है उसके किसी एक मंत्री के खिलाफ सेंसर मोशन यानी निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। दूसरा बोला गया, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर अलोन, यानी भारत के प्रधानमंत्री के अकेले के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता। तीसरा बोला जा रहा है, सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो निंदा प्रस्ताव है वो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं लाया जा सकता। चौथा बोला गया, सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, यानी जो सेंसर मोशन है वो पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जा सकता है। सो जब हम लोग सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में पढ़ते हैं तो इसके डिफरेंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये लक्ष्मीकांत बुक का रेफरेंस मैंने लिया, यहाँ पे आप देखिए। सेंसर मोशन के बारे में बोला गया है, इट शुड स्टेट द रीजन फॉर इट्स एडॉप्शन इन लोकसभा, यानी लोकसभा में इसे प्रस्तावित करने के लिए इसके कारण के बारे में बताना पड़ेगा कि सेंसर मोशन क्यों लाया गया है। जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कोई ऐसा रीजन देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये चेक करती है कि वाकई में सरकार के पास बहुमत प्राप्त है या नहीं। दूसरा बोला गया, इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो सेंसर मोशन है वो पूरे के पूरे इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है। सो निंदा प्रस्ताव हमने देखा कि मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी। जबकि यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, इन नो कॉन्फिडेंस मोशन की, तो ये पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ ही लाया जा सकता है। यहाँ पे वर्ड पे फोकस करिए, ओनली, यानी अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में प्रस्तावित करना है तो इसके लिए ये सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाएगा, कोई एक सिंगल मिनिस्टर के खिलाफ ये नहीं लाया जा सकता। आगे फिर इसी के बारे में बताया गया है कि ये सेंसर करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उनके जो गतिविधियाँ हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनकी निंदा करने के लिए ये लाया जाता है। जबकि ये कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए लाया जाता है कि वाकई में बहुमत प्राप्त है या नहीं सरकार को। उसके बाद आगे बोला गया है, इफ़ इट इज़ पास्ड इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। अगर निंदा प्रस्ताव पास भी हो जाती है लोकसभा में, फिर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव अगर पास होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपने ऑफिस से रिजाइन करना पड़ेगा। ना पहला स्टेटमेंट देखिए, निंदा प्रस्ताव कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर और ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ, एक मिनिस्टर के खिलाफ भी ये लाया जा सकता है निंदा प्रस्ताव, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ताकि गतिविधियों की निंदा की जा सके और बताया जा सके, आलोचनाएं की जा सके बेसिकली। और सेकंड में अगर हम बात करें, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर अलोन। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हमें पता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं लाया जा सकता, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाना पड़ेगा। तीसरा बात करें, सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी निंदा प्रस्ताव पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं लाई जा सकती। सो हमने यहाँ पे देखा है कि जो सेंसर मोशन है वो इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी लाई जा सकती है। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि निंदा प्रस्ताव सिर्फ एक ही मंत्री के अगेंस्ट में लाया जाए, बल्कि पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी लाई जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर सेंसर मोशन पास हो जाए तो मंत्रिपरिषद को रिजाइन करना पड़ेगा, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है।
सो यही यहाँ पे हमारा सी स्टेटमेंट ही गलत होता है, क्योंकि सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बात गलत है। ये एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी मूव की जा सकती है। अगर चौथे की बात करें, सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, हाँ ये बिल्कुल सही है। हमने देखा कि ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी लाई जा सकती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी लाई जा सकती है, और एक सिंगल मिनिस्टर के खिलाफ भी लाई जा सकती है। चूंकि हमें इनकरेक्ट पूछा गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एज पर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेट डी के अकॉर्डिंग 75th नंबर है। बोला जा रहा है डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, करेक्ट आपको बताना है। पहला बोला गया इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाईकोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यानी हाईकोर्ट जिस डिस्ट्रिक्ट जज से संबंधित है उसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। दूसरा बोला जा रहा है दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाईकोर्ट, यानी उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के एडवाइस पर राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तीसरा बोला जा रहा है दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाईकोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट, यानी उसी स्टेट के हाईकोर्ट के कंसल्टेशन के बेसिस पे गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। चौथा बोला जा रहा है दे आर अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, यानी उसी राज्य के संबंधित हाईकोर्ट के हाईकोर्ट की अनुशंसा पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटमेंट होती है। हाल के सालों में एग्जाम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जज और जो लोकल लेवल की, हालांकि ये लोकल लेवल नहीं कहा जा सकता, बट जो जुडिशरी और पंचायती राज है इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इसे बहुत ही ध्यान से समझ के पढ़िएगा। अगर हम लक्ष्मीकांत बुक की बात करें तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर दिया गया है कि द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन अ स्टेट आर मेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद हाईकोर्ट, यानी हाईकोर्ट की अनुशंसा पर राज्य के राज्यपाल के द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति की जाती है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट, यानी उसी राज्य के संबंधित हाईकोर्ट की अनुशंसा पर, सलाह पर गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा अपॉइंटमेंट होती है। अगला सवाल देखिए, द लैंडमार्क केस ऑफ डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन द सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ गवर्नर, यानी जो डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का लैंडमार्क केस हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो राज्यपाल की किस पावर से, किस शक्ति से संबंधित है। पहला बोला गया टू रीप्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेज, यानी अध्यादेश को पुनः जारी करने की पावर से संबंधित। दूसरा बोला गया चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री को अपॉइंट करने की शक्ति से संबंधित है, या पार्डन के रिलेटेड है, या टू रिवाइज द एम्यूलमेंट्स एंड अलोवेंसेज ऑफ द एमएलएज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। असल में बात ये थी इस केस के अंदर कि जो गवर्नर को पावर दी गई थी आर्टिकल 213 के अंदर री इशू करने की ऑर्डिनेंसेस को, इसे क्वेश्चन किया गया था। और इसके बाद ये बोला गया इस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर कि द कलरेबल रिप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक करार दिया गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टू रीप्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। ना देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये लैंडमार्क केस तो है बट किसी पर्टिकुलर स्टेट से एसोसिएटेड होने के कारण ये थोड़ा डिफिकल्ट है। बट देखिए ये जो विभिन्न केसेस होते हैं ये कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर के अंदर रिपीट होते हैं। जैसे लास्ट ईयर ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना था, कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख अखबारों के द्वारा इसे कवर किया गया था। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस तरह के जो केसेस होते हैं जो अगेन वापस से चर्चा में आते हैं वो अखबारों के द्वारा आते हैं, और इस तरह के केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगला सवाल देखिए, बोला जा रहा है चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो मेंबर्स होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है। तो बहुत ही यूनिक कॉम्पोजिशन देखने को मिलती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जब भी कोई यूनिक सी बात है, जैसे जनरली 5 या 65 देखने को मिलता है। बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स ऑफ एज। अब इसे देख लेते हैं। देखिए ये लक्ष्मीकांत बुक के अंदर भी कवर्ड है कि जो चेयरपर्सन मेंबर्स होते हैं वो या तो 3 साल तक या फिर 70 साल तक ऑफिस को होल्ड करेंगे फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स। इतनी यूनिक कॉम्पोजिशन इसलिए होती है 70 ईयर्स की, क्योंकि जो चेयरपर्सन होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने चाहिए। पहले सिर्फ यही प्रोविजन था, बट बाद में ये भी ऐड कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी जो है वो इस पोस्ट के लिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन के पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर, ऑप्शन बी, 3 ईयर्स और अप टू द 70 ईयर्स ऑफ एज। नाउ 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सेट डी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कौन कौन से जो देश है वो बिम्स्टेक इनिशिएटिव के मेंबर्स हैं। ऑप्शन है हमारे पास बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया और श्रीलंका। यहाँ तो 5 ही दिए गए हैं, और बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। हाँ ये करेक्ट है, 7 मेंबर्स का ग्रुप है यहाँ पे।
तो चूंकि यहाँ पे सातों देश मौजूद है तो ये करेक्ट आंसर होगा। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। नहीं, मालदीव नहीं, म्यांमार है, ये गलत है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और इंडोनेशिया। नहीं, इंडोनेशिया इस बिम्स्टेक ग्रुप का पार्ट नहीं है। ये साउथ एशियन कंट्रीज़ के 7 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है और इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी है। अब देखिए यहाँ पे हमने पॉलिटी के क्वेश्चन भी खत्म कर लिए और जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है उसे हम लोग सेपरेट वीडियोज़ में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि बाकी के किस पार्ट पर मुझे आगे वीडियो बनानी है। और इसके अलावा आप बाकी के वीडियोस भी देखिए जिसमें मैंने हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट को कवर किया है।